हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत। कैसे हो आप सब? मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसे को काम पे लाओ पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है रसोरी बायोटेक लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है। इसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से आते हैं। हम देखेंगे कि इसके रेवेन्यू ग्रोथ कैसे हैं, पैट ग्रोथ कैसे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बहुत सारे डिटेल एनालिसिस करेंगे। और उसका लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के कि आपको एज अ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कैसा स्टॉक है। तो बहुत ही डिटेल एक फंडामेंटल एनालिसिस होगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कंपनी के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और इसका आईपीओ आ रहा है आज 13 तारीख है। आज 13 जुलाई को इसका आईपीओ ओपन हो चुका है। सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग वीडियो, बट मैं इसके डिटेल रिसर्च कर रहा था। मैं इसको अच्छे से स्टडी करने के बाद ही वीडियो बनाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट अभी भी खुला है, 15 तक खुला है। और आईपीओ में हमेशा हम लोग एट द एंड में ही अप्लाई करते हैं, जब हम सब्सक्रिप्शन कितने टाइम्स हो चुका है वो देखते हैं डाटा, उसके बाद ही हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। इसका फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्विक डिसीजन लास्ट डे में ले सकें। एंड 15 जुलाई तक ओपन है। सो पैसे रेडी करिए। डीमेट अकाउंट अगर नहीं है आपके पास, डीमेट अकाउंट आज ही खुलवा लीजिए। मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। मैं मोतीलाल ओसवाल और जीरोधा में डीमेट अकाउंट खोल दूंगा आपके, और आपकी कोई भी हेल्प होगी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में तो करूँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा, अगर आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, रेड कलर बिल्कुल भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, उसे रेड कलर हटा दो, उसे सब्सक्राइब कर दो, वो लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। और लाइक बटन भी डाल देना। तो ये टोटल ऑफर साइज़ है 496.25 करोड़ का। कई सारे न्यूज़ चैनल में 500 करोड़ का दिखा रहा होगा, लेकिन वो राउंडिंग फिगर है, मेन इतना ही फिगर है 296.25 करोड़। 50 करोड़ का जो है ये फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल 446.25 है। तो मेनली ऑफर फॉर सेल ही है, मतलब प्रोमोटर अपना स्टेक बेचता है तो हम उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। आईपीओ होता है कि फ्रेश ऑफर होता है, मतलब कि ये नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। इससे कंपनी को पैसे मिलते हैं। इसमें कंपनी को नहीं, ऑफर फॉर सेल में कंपनी को पैसे नहीं मिलता, प्रोमोटर को मिल जाता है, ठीक है। सो रसोरी बायोटेक का बिजनेस हम देखेंगे। ये एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका मेन फोकस जो है ये होम एंड पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, हेल्थ केयर, एनिमल एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, इन सब प्रोडक्ट्स के केमिकल जो होते हैं ना, इसके डिटेल भी आगे मैं बताऊंगा इनमें क्या क्या प्रोडक्ट है। थोड़ा केमिकल का यहाँ पे बिजनेस है, लेकिन ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स भी बिजनेस नहीं है। हम आम आदमी इसके घर के सभी के घर में, आई एम श्योर आपके सभी के घर में इसके कुछ ना कुछ केमिकल के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। सो ये B2B बिजनेस इनका ज़्यादा है, कंज्यूमर को ये कम केमिकल से सप्लाई करते हैं। सो इनका इंडिया में आई थिंक अराउंड 270 डिस्ट्रीब्यूटर, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर बात करूँ तो 17 कंट्रीज जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशस में भी इनका बिजनेस है। इनका 2 R&D फैसिलिटी है। केमिकल ऐसी इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे R&D बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे फार्मा में R&D बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी कोविड के वैक्सीन के लिए सभी फार्मा कंपनी R&D कर रही है, तो वैसे ही केमिकल में भी नए नए प्रोडक्ट्स के लिए R&D करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है R&D का मतलब। तो इसके लिए इनके पास सिलवासा में एक इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे एक R&D सेंटर है, एंड सेकंड मुंबई में है। तो 2 इनके R&D सेंटर है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ये लोग इनोवेट करते हैं। सो कोविड-19 अभी ज़्यादातर जो भी बिजनेसेस है वो अपने बताते हैं कि हमारा कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसा कुछ इनको थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, थोड़ा निगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि इनके केमिकल्स जो है वो सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट जो हम खरीद रहे हैं आजकल, सैनिटाइजर से सब, उन सब में इनके केमिकल्स काफ़ी यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे इनके लिए पॉजिटिव है। एंड ऑन द अदर हैंड इनका टेक्सटाइल में काफ़ी, जैसा हमने ऊपर देखा कि टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल में भी इनका बिजनेस है, तो वहाँ पे इनका थोड़ा अभी डाउन है वो मार्केट। टेक्सटाइल अगर आप किसी से भी बात करोगे जो बिज़नेस में है, जिनका कपड़ों उपड़ों का बिज़नेस है, गारमेंट्स का, तो बिज़नेस वो डाउन है, तो वहाँ पे एक थोड़ा निगेटिव है। तो कोविड का इनका बैलेंस इम्पैक्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द निगेटिव है, क्योंकि टेक्सटाइल में इनका ज़्यादा रेवेन्यू आता था। आगे हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखेंगे।
सो इनका मेन कैपेक्स का एक प्लान चल रहा है। इन्होंने दहेज में एक इनका प्लांट बन रहा है जो अराउंड 132 मिलियन मेगा टन प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा। सो बहुत ही बड़ा प्लांट है और दहेज गुजरात में है। इनका अभी एक प्लांट ऑलरेडी है जो सिलवासा में। सिलवासा अगर आप पूछो कहाँ पे, तो ये दादर नगर हवेली जो है ना यूनियन टेरिटरी उसमें है। तो गुजरात के बगल में ही है और दहेज बिल्कुल सी पोर्ट के आसपास का एरिया है। अगर किसी ने गया होगा सूरत गया होगा गुजरात का, तो वहाँ पे देखा होगा, दहेज के बारे में जानता होगा, या जो भी गुजरात के हैं उनको पता होगा। तो दहेज बहुत ही अच्छा लोकल है। तो इनका कंपनी का ये मानना है कि ये लॉजिस्टिक के लिए काफ़ी एक एडवांटेज हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन रहेगा। तो इसके ऊपर काफ़ी कंपनी पॉजिटिव है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इनके प्रोडक्शन रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 और 2 ईयर्स मैनेजमेंट के हिसाब से लगेगा, 2 ईयर्स अराउंड शायद बोल रहे थे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। अलग अलग केमिकल में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो एक बहुत चांसेस है कि उस सेक्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आगे और भी देखेंगे कि किस किस बिजनेस में ये है। सो ये पैसे का क्या करेंगे? पैसे का इन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP में इन्होंने बताया कि 65 करोड़ का तो ये बोरोइंग जो किए हैं, लोन लिया है इन्होंने। दहेज प्लांट जैसे ये बना रहे हैं, ये सब के लिए कुछ लोन ले रखा है, तो उस लोन का रिपेमेंट करेंगे। कुछ लोन का हो सकता है ये प्रीपे भी कर दें, ठीक है, 65 करोड़ से, और बाकी के 50 करोड़ से ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे। एंड रेस्ट जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया 496 करोड़, अराउंड 500 करोड़ ये पैसे उठा रहे हैं। तो रेस्ट पैसे का इन्होंने कुछ क्लियर बताया नहीं है। तो आई थिंक ये प्रोमोटर इसके साथ कुछ और क्या उन्होंने कुछ भी स्पेशली मेंशन नहीं किया उन्होंने। सो आई डोंट नो, किसी भी इंटरव्यू में भी 2-3 इंटरव्यू में मैंने चेक करने की कोशिश की, कहीं पे भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो मेन 2 यूज़ यही बताया इन्होंने कि पैसे का मेन 2 यूज़ यही होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो लास्ट मार्च क्वार्टर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020 का जो इनका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग 47% इनका रेवेन्यू होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल से आता है, ठीक है। एक तरह से कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो केमिकल यूज़ होते हैं उससे आता है। दूसरा टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, उसमें इनका बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है। मैं आगे बताऊंगा जब डिटेल में इस रेवेन्यू ब्रेकअप में जाऊंगा तो उसमें 44% इनका रेवेन्यू आता है। प्लस एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, जो कुछ लोग बहुत सारे पेट्स पालते हैं, कुत्ते बिल्ली बहुत सारे पेट्स पालते हैं वो लोग, तो उनको खाने में जो दिया जाता है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए, उनको नहलाने के लिए शैम्पू यूज़ होता है, उन सब में बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। वो केमिकल इनका मतलब ये बनाते हैं, तो इनका उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू 9% के अराउंड आता है। तो मेन मेजर 3 सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट यही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिटेल अभी आगे देखेंगे। हिस्टोरिकल अगर रेवेन्यू ब्रेकडाउन में दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे कि पहले जो है ये टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था और बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट भी थे, 78.20% थे। बट रिसेंट में होम केयर एंड जो पर्सनल होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल जो है ना, ये इनका इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। और ये पहले 2017 में 14.7% था, अब वो बढ़ के 46.80% हो गया। तो यहाँ से ये काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं। उसके अगेंस्ट थोड़ा सा कमा है टेक्सटाइल वाले, कमा नहीं है, मैं कहूँगा फ्लैट रहा है कुछ लास्ट ईयर से, लेकिन उसमें भी काफ़ी ग्रोथ आया। आगे हम डिटेल इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने फोकस अपना जो है ना होम एंड पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल पे थोड़ा इंक्रीज़ किया है। टेक्सटाइल पे पहले से अच्छा खासा कर रहे थे, तो इस पे अब इंक्रीज़ किया इन्होंने। सो ये इनका रेवेन्यू ग्रोथ है। ओवरऑल टोटल रेवेन्यू जो 3 सेगमेंट हमने देखे इसके ब्रेकडाउन में, उस ब्रेकडाउन तीनों को कंबाइन करके रेवेन्यू ग्रोथ है। सो 2017 में 2595 करोड़ का इनका मतलब, अब मिलियन में ये नंबर, रुपीज़ मिलियन में, तो इतना इनका रेवेन्यू आ रहा था। एंड ये बढ़ के 6 मिलियन रुपीज़ हो गया, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 32% CAGR कंपाउंडेड एनुअल जनरल रिटर्न मतलब की है ये ग्रोथ का। तो ये काफ़ी अच्छा रेट है रेवेन्यू ग्रोथ का।
लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ जो है ना लास्ट ईयर से थोड़ा सा फॉल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो मार्च में ख़त्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें 16% का ही ग्रोथ है, जबकि पिछले साल अगर देखो तो 72% का ग्रोथ है। ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है। ये एक छोटी कंपनी है तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगे और वॉलेटिलिटी भी ग्रोथ परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा है। सो थोड़ी छोटी कंपनी है एज़ पर मार्केट कैप कितने का है वो भी मैं दिखाऊंगा आफ्टर लिस्टिंग कितने का मार्केट कैप हो रहा है। तो इनके मेन बिजनेसेस के बारे में बात करता हूँ। तो इनका एक जो मेन बिजनेस है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, तो इसमें ना ये मतलब कि कपड़े का फाइबर जो होता है, फाइबर यार्न से जो फाइबर बनता है या फिर मतलब एक धागे से लेके कपड़े बनने तक जो प्रोसेस होता है ना, हर जगह कहीं ना कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं। उन हर प्रोसेस में इनके केमिकल यूज़ होते हैं। इनफैक्ट ये हमारे घर में जब आ जाते हैं तो घर में जो हम डिटर्जेंट से धोते हैं उस डिटर्जेंट में भी इन्हीं के केमिकल्स होते हैं। हिंदू लीवर्स इनका पार्टनर है, हिंदू लीवर को भी ये केमिकल सेंड करते हैं। अरविंद लिमिटेड जो है, जो टेक्सटाइल में एक बहुत बड़ी कंपनी है, अरविंद लिमिटेड का अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक फैक्ट्री करके जो डेनिम्स के जो जीन्स आते हैं वो अरविंद लिमिटेड बनाता है और उस अरविंद लिमिटेड इनसे केमिकल बाय करता है ताकि जो भी प्रोसेस में केमिकल की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये, मैं कहूँगा टेक्सटाइल वाला इनका। और अभी क्योंकि केमिकल टेक्सटाइल थोड़ा डाउन है तो इसका रेवेन्यू भी डाउन है, आगे मैं इसका टेक्सटाइल का रेवेन्यू भी दिखाऊंगा। सो 1500 प्रोडक्ट्स में ये कस्टमर को बेचती है। फिर इन्होंने अभी मतलब कि फोकस इस लाइन पे कीजिएगा, मैंने जो बोल्ड किया है, वैल्यू एडेड स्पेशलिटी केमिकल टू इनहेंस हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। ये बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं ना कि जैसे कि कई जिमर्स होते हैं, उनके कपड़े थोड़े अलग होते हैं, उसमें एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं जिसमें पसीना भी आए तो ज़्यादा इचिंग ना हो, यूवी ऑब्जर्वेशन वाले प्रॉपर्टी के। तो कपड़े ना थोड़े एडवांस वाले जो होते हैं ना, उस तरह के भी कुछ इनका मतलब कि उस तरह का भी बिजनेस है जिसमें पसीना कम आए, पसीना आए भी तो इचिंग जो होने लगती है पसीने के कारण वो कम हो। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इस तरह के, जैसे क्रिकेटर्स के कपड़े देखोगे ना वो थोड़ा अलग सा होता है, वो अलग मटेरियल का होता है, तो उनमें ये इस तरह के इसके केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि प्लेयर्स को दिक्कत ना हो खेलते समय। तो ये भी इनका एक मेन टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसे इको फ्रेंडली केमिकल भी बना रहे हैं कुछ ये लोग, ठीक है। तो टेक्सटाइल में इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। अगर देखोगे ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा था, 9% CAGR का अभी भी ग्रोथ है 2017 से 20 तक। बट बीच में लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल 20 है वहाँ देखोगे एक छोटा सा डिप है, ठीक है, 2694 से 2623 एक छोटा सा डिप है, बट यहाँ पे डिप है, ठीक है। और मैं मान के ये चल रहा हूँ कि फाइनेंशियल 21 में थोड़ा और बड़ा डिप भी हो सकता है क्योंकि टेक्सटाइल अभी भी डाउन। अगर आपके फैमिली में कोई भी टेक्सटाइल का बिजनेस करता है उनसे पूछ लो, थोड़ी मंदी है टेक्सटाइल बिजनेस स्पेशली में, ठीक है। सो मेन इनका जो अभी रिसेंट का जो फोकस इन्होंने बढ़ाया अपना इस सेगमेंट में बढ़ाया, होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल। ये बेसिकली क्या है, ये जो हम साबुन यूज़ करते हैं, ठीक है, उस साबुन में केमिकल होते हैं, डिटर्जेंट में केमिकल्स होते हैं, पेंट, इंक, कोटिंग, सेरेमिक्स, टाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो होते हैं, वाटर को भी साफ़ करने में कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो मतलब ऑब्वियसली बात है कि ड्रिंकेबल होते हैं होंगे। तो पल्प, पेपर, बहुत सारे जो भी होम और पर्सनल केयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, तो इनका बिजनेस वहाँ पे भी है, ठीक है। और प्लस हॉस्पिटलिटी में भी है, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गया, फूड सर्विस, मॉल्स, ये सब में जो साफ़ सफाई होती है, तो जो साफ़ सफाई के लिए जो लिक्विड यूज़ किया जाता है या फिर जो भी यूज़ करते हैं उसमें जो केमिकल डलती है वो भी केमिकल ये बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे चीज़ों में इनका केमिकल यूज़ होता है। ये डायरेक्ट हमें नहीं दिखेंगे कभी भी क्योंकि हम डायरेक्ट कभी केमिकल यूज़ नहीं करते, हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें केमिकल होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये सेगमेंट की बात करूँ, HPPC जो होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल जो है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ दिखाया, 94% CAGR से ग्रोथ हुआ है लास्ट 4 ईयर में। तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। इस सेगमेंट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया 2 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, और 19-20 में उसका रिजल्ट दिखा। इसके मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था और उसका रिजल्ट दिखा भी है। तो ये वही है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इनकम आया है इस सेगमेंट से।
नेक्स्ट सेगमेंट है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एनिमल हेल्थ में जैसे कि पेट्स, हम डॉग्स को और कैट्स को जब पालते हैं तो उनको कुछ खाना देना होता है, उनको डेली नहलाना होता है, तो नहलाने के लिए जो सोप या फिर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे एनिमल में भी इससे अराउंड 9% इनका रेवेन्यू आता है, बट ये भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है इनके लिए। एक लोजालो करके एक इनका कुछ ब्रांड है प्रोडक्ट्स में, एनिमल में। ये काफ़ी सुना है मैंने, फेमस है, बट मैंने कभी पर्सनली पेट पाला नहीं तो मुझे पता नहीं। बट आप लोग बताना आपने कभी अगर प्रोडक्ट यूज़ किया। इनका बेसिकली B2B मॉडल रहता है, ये बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, कभी भी बहुत रेयर B2C इनका बिजनेस है। सो बहुत ही अच्छा ये भी है, लेकिन 9% अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। इसमें ग्रोथ भी अच्छा खासा है, 46% CAGR से ये भी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और कांस्टेंट भी है। लास्ट ईयर में भी कुछ थोड़ा सा कम रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बट ग्रोथ इज़ देयर, सो ठीक ठाक चल रहा है। सो पैट जो होता है, पैट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक एक अच्छा खासा इंक्रीज था। ग्रोथ परसेंटेज जो बोलूँ तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 78% का ग्रोथ था, उसके नेक्स्ट साल फाइनेंशियल ईयर 19 में 80% का ग्रोथ था, और इस साल फाइनेंशियल 20 में 43। यहाँ कम दिख रहा है बट ये भी काफ़ी ज़्यादा, 43% का ग्रोथ बहुत ही अच्छा नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर मैं बोलूँगा कि ग्रोथ इनका पैट जो है ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अगर ये अभी लोन कम कर देते हैं, प्रीपे कर देंगे लोन ये सब, तो पैट हमारा और इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट इन्हें देना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, नंबर्स तो इनके अभी काफ़ी अच्छे हैं। इबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये मतलब बेसिकली बताऊँ तो मार्जिन जो होता है ना वो है। तो इनका मार्जिन भी अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 17 में 9.2% का मार्जिन एंजॉय कर रहे थे, फिर 14.3, फिर 15, अब ये 17.5। ये बहुत ही अच्छा मार्जिन है क्योंकि ये हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट है केमिकल का। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत सारे हैं, प्लस इसमें MNC भी बहुत है, तो ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आता है। मैं पीयर्स कंपैरिजन लिस्टेड कंपनी जो केमिकल के उनसे भी लास्ट में आपको दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली जो भी अभी चार्ट दिखा है उसके ये डाटा है, आप देख सकते हो रेवेन्यू और EPS भी देख सकते हो। यहाँ पे EPS भी डाला हुआ है कि EPS काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, अराउंड 28.3 फाइनेंशियल 20 का ये अच्छा एक अच्छा हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी है। P रेशियो ये थोड़ा महंगा है, महंगा इन द सेंस क्योंकि कंपनी ग्रोथ परसेंटेज में देखोगे आप, प्रॉफिट रेवेन्यू ये सब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उस कारण थोड़ा पी इनका कह सकते हैं महंगा है और छोटी कंपनी है। तो 33P थोड़ा महंगा ही है, अभी हम आगे दिखाएंगे जब पीयर कंपैरिजन, क्योंकि पी रेशियो हमें कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे हिस्टोरिकल तो देखोगे तो हिस्टोरिकल से सस्ता ही दिखेगा, लेकिन ये छोटी कंपनी नहीं है। तो अभी हम आगे दिखाएंगे इंडस्ट्री से, जब ये देखो ये पीयर कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि पी वैल्यूशन कितना है। तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स एंड गैलेक्सी सर्फेकेंटेंट्स, ये 4-5 कंपनियाँ हैं। ठीक है, ये लिस्टेड प्लेयर्स हैं, ये सारे आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। इसमें लीडर आरती इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता होगा आरती इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी केमिकल की कंपनी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट में। मुझे तो ये कंपनी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आरती इंडस्ट्री पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा एक स्पेशल वीडियो आरती इंडस्ट्री पर भी बनाने का। तो आप देखोगे मार्केट कैप सबसे ज़्यादा आरती इंडस्ट्री का है। इबिटा मार्जिन 21% आरती इंडस्ट्री इंजॉय करती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अतुल और इसके विनती ऑर्गेनिक्स के भी काफ़ी अच्छे मार्जिन्स है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आरती के थोड़े कम है, बट फिर भी ये ठीक है। और वही रसोड़ी बायोटेक के देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे नंबर से 28.3। ठीक है, पी कंपैरिजन में हम देखेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर कार्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको व्हाट इज़ पी रेशियो नहीं पता हो। मैंने निफ्टी पी के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी वीडियो, उससे आपको मार्केट का वैल्यूएशन पता चल जाता है। फिर पैट CAGR देखोगे तो इसमें सबसे अच्छा अभी रसोड़ी बायोटेक का दिख रहा है। तो
पी वैल्यूएशन ज़्यादा है तो पैट जो ग्रोथ है CAGR वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन थोड़ा फेयरली वैल्यूड अराउंड कह सकते हैं, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड उतना लग रहा है मुझे ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं थोड़े रिस्क की भी बात कर लेता हूँ, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि ना वो भी मैं बताऊँगा 2 मिनट में बस। तो रिस्क क्या क्या, रिस्क ये है कि इनका 5 कस्टमर जो टॉप के हैं ना, टॉप 5 कस्टमर, उनसे ये 44% का रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है, और 10 कस्टमर जो है उनसे 54%। तो अगर इस 5 कस्टमर से एक कस्टमर भी चला गया ना तो इनका रेवेन्यू बहुत ही सिग्निफिकेंटली फॉल करेगा, या फिर ये 5 कस्टमर से एक कस्टमर का भी बिजनेस थोड़ा डामाडोल हुआ, ठीक है, तो थोड़ा इनका भी रेवेन्यू फॉल कर जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। इस पे इन्होंने बोला कि हम धीरे धीरे और अपने कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं, तो हमारा एक पर कस्टमर डिपेंडेंसी जो है वो कम जाएगा। तो अभी ये क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी एक तरह से, तो ये धीरे धीरे अभी ग्रोथ दिखा रही है। तो टेक्सटाइल में जो कंट्रीब्यूट है वो भी 44% है। मेनली जो भी टॉप 5 कस्टमर है वो टेक्सटाइल के ही हैं क्योंकि, ठीक है। तो अरविंद लिमिटेड और 2-3 कंपनियां हैं, आई थिंक रेमेंड्स है, 1-2 और है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनका डिपेंडेंस है टेक्सटाइल पे और ये 5 कस्टमर पे। तो टेक्सटाइल में अभी रेवेन्यू फॉल होगी तो इसके भी रेवेन्यू फॉल होंगे, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस अभी अच्छा नहीं चलने वाला, आपको पता है कोविड-19 के कारण लोगों को तो बाहर पार्टी में जानी नहीं है, शादी में जाना है, तो कपड़े कौन खरीदेगा। कपड़े आई थिंक आप लोग अभी खुद का देख लो, आप महीने में कितने कपड़े खरीदे हो, 4-5 महीने में। सो अगर नहीं होता तो अभी समर सेल्स चल रहे होते हैं सभी मॉल में। फर्दर इट फेसेस ह्यूज कंपटीशन बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहा है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी एंड MNC से भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी अगर डिले होता है दहेज प्लांट में तो इनका वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट बढ़ता है तो उससे भी इनके ऑपरेशनल के, क्योंकि रॉ मटेरियल पे आई थिंक 70% अराउंड इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर रॉ मटेरियल का थोड़ा और कॉस्ट बढ़ता है तो इनके प्रॉफिट मार्जिन कम जाएंगे। एंड ये कुछ IPO के डिटेल्स है, आप रीड कर सकते हो इसे स्टॉप करके। इसमें कुछ बताने लायक ज़्यादा है नहीं। ये इसकी लिस्टिंग जो है आई थिंक 23 जुलाई को होगी, 15 जुलाई लास्ट डेट है, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है ये 72.7% हो जाएगी लिस्टिंग के बाद के डिटेल्स है वो। और मार्केट कैप यहाँ देखोगे तो 22.1 करोड़ होगा मार्केट कैप, यहाँ पे भी था, ठीक है, 22.1। वहीं पे अगर आरती इंडस्ट्री का मार्केट कैप देखोगे तो 165.7 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। सो अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि अब आपको करना क्या है, आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट देयर इज़ अ रिस्क क्या है, रिस्क है मार्केट रिस्क। जैसा अगर किसी ने SBI कार्ड का IPO अप्लाई किया था तो उन्हें पता है कि मार्केट रिस्क क्या होता है, क्योंकि SBI कार्ड जिस दिन लिस्ट हो रही थी ना उसके एक दिन पहले डाउ जोन्स जो है अमेरिका का इंडेक्स वो बहुत बैडली फॉल किया था, 1500 पॉइंट आई थिंक फॉल किया था। अपना मार्केट भी 2-3% नीचे खुला था, और उसके बाद SBI कार्ड का ओपनिंग हुआ और वो इतना गंदा ओपनिंग था, अपने IPO के प्राइस तक भी नहीं जा पाया था, और उस दिन से आज तक अभी तक नहीं गया है पिछले 3 महीने में। तो अगर मार्केट सेंटीमेंट फिर से ऐसा कुछ होता है जो कि अनसर्टेन है कोविड-19 के कारण, कभी भी मार्केट किधर भी गिर रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है, अभी तो काफ़ी अच्छी एक बॉटम से रैली है। तो अगर मार्केट लिस्टिंग के दिन अगर निगेटिव हुई ना तो हमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है लॉस मिले, ठीक है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई अप्लाई करना है ना, तो अगर आपके पास रिस्क है कि आप 10% झेल सकते हो लॉस, अगर लिस्टिंग 10% नीचे भी हुआ तभी रिस्क लेना, वरना मत लेना, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा ही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि इनका बिजनेस रिस्क पे है कोविड-19 के कारण। सैनिटाइज़र वाला इनका सेगमेंट थोड़ा सा अच्छा चलेगा, बट टेक्सटाइल मेन है, रेवेन्यू वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल कर सकता है इनका। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत लेना, या तो अप्लाई करो, लिस्ट हुआ 1-2 दिन रखो, निकल जाओ, उसी दिन निकल जाओ, जो भी मिला निकल जाओ भाई। इसको शॉर्ट टर्म के लिए मुझे इसमें कुछ ऑनेस्टली कुछ नहीं दिख रहा। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट क्योंकि वैल्यूएशन अभी यहाँ पे करंट IPO पे ज़्यादा लग रही है, तो अगर आपको मान लो कि 1 लाख इन्वेस्ट करना है,
ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 50% IPO में अप्लाई करो, बाकी लिस्टिंग के बाद कोई डिप मिले, डिप में अप्लाई बाई करना, एक्यूमुलेट करना छोटे छोटे क्वांटिटी में। करंट वैल्यूएशन थोड़ा हाई है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर का यहाँ पे मेरा मतलब है जिसको केमिकल इंडस्ट्री आती है, जो थोड़ा अपना स्टडी कर सकता है इस तरह के स्टॉक्स को, वो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब सुने बेसिकली बताऊँ तो पैसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो अलग दूसरे लोगों से पूछ के स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में पैसे लगाते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टर्स को मैं केमिकल सेक्टर में बिल्कुल इंटर करने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। तो पैसिव इन्वेस्टर थोड़ा सेफ ब्लू चिप स्टॉक, फेमस जो मेन कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करें। सो ये था आज का वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। लाइक करने से वीडियो से आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, आपका फ़ायदा होता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है आप किस तरह के फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाहते हो, तो वो आपको और भी इस तरह के वीडियो सजेस्ट करता है अलग अलग चैनल से। और आप लाइक करते हो तो हमें भी मदद मिलती है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो इतना डिटेल एनालिसिस मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, किसी ने भी नहीं इतना डिटेल में बनाया, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च करके बनाया। तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो ट्रैप में ना फंस जाए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, वो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएंगे, एग्जिट मिलेगा नहीं और वो होल्ड कर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में वो ट्रैप होके रह जाएंगे। इसलिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सभी ग्रुप्स में शेयर करो, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे। मुझे टैग करना मत भूलना अगर ट्विटर और फेसबुक पे शेयर कर रहे हो तो @पैसे को काम पे लगाओ, कहीं भी लिखो मैं मिल जाऊँगा। ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे तो हमारा ग्रुप है ही, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, तो हर जगह शेयर करो इसको। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं इस तरह के फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी आपके स्क्रीन पे एक सब्सक्राइब वाला आ भी रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर नीचे रेड कलर से लिख रहा होगा। रेड कलर मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उस रेड को लाइट ग्रे कलर हो जाता है, तो उसको रेड कलर को हटा दो और ब्लू कलर अच्छा आता है, तो लाइक बटन हिट करो जब तक वो ब्लू ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।